Hello everyone, welcome to B2E Learning. I am your botany mentor प्रतिभा. बेटा लास्ट क्लास में अपन जो चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हमने मोनेरा टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। आज अपन मोनेरा जो है उसके नेक्स्ट लेक्चर पर बात कर रहे हैं। बेटा मोनेरा ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम एक सिंगल स्लॉट में कन्वर्ट कर सके। अगर हम उसे 1 घंटे में करवा देंगे मोनेरा को, इट मीन्स मोनेरा के बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो रह गए। इसलिए हमने मोनेरा को 2 से 3 लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्योंकि बेटा डाइवर्सिटी बहुत है मोनेरा में। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? आपने बोला था कि मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया नहीं है। मोनेरा में बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर्स हैं, मीन्स बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कवर करते हैं। लेकिन बेटा इसके अलावा आपने बहुत सारी कैटेगरीज और भी पढ़ी थी। आपने बोला था जैसे यू बैक्टीरिया हमने पढ़ा है, उसके अलावा बेटा आर्की बैक्टीरिया भी होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है, माइकोप्लाज्मा भी होता है। इसके अलावा क्लेमाइडिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, बहुत सारे ग्रुप हैं बच्चे इसमें। हाँ, एक कॉमन बात इसके अंदर ये है, ये सारे के सारे यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट हैं। तो इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का एक डायग्राम देखो आपको दिया गया है। जैसे इसके अंदर ये बैक्टीरिया शो कर दिया, फिर कुछ फिलामेंटस शो कर दिए, कुछ आपको बहुत छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं जस्ट लाइक माइकोप्लाज्मा। इसी तरीके से आपको एक्टिनोमाइसिटीज भी दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा ये एक तरीके से मोनेरा जो है ना, ये डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। आपने इसके लिए एक लाइन भी पढ़ी थी कि भाई स्ट्रक्चर जरूर सिंपल है, लेकिन अगर हम इसमें मेटाबॉलिज्म की स्टडी करें या हम किसी भी पॉइंट पर स्टडी करें, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो बेटा लास्ट क्लास में आपने यू बैक्टीरिया कंप्लीट किया था। जिस बच्चे ने भी वो लेक्चर ना देखा हो, जिसमें हमने बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करने के लिए न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। आज बच्चे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, जस्ट लाइक आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा, इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट बच्चे अपन लेते हैं आर्की बैक्टीरिया। बेटा आर्की बैक्टीरिया जो है ना, अगर इसको एक लाइन में बोलना हो बहुत सिंपल तरीके से, तो हम इसे क्या बोलेंगे? खतरों के खिलाड़ी। बेटा खतरों के खिलाड़ी जो है ना, वो आर्की बैक्टीरिया है। मतलब इनका सर्वाइवल, इनकी रेस्पिरेशन का तरीका, इनके न्यूट्रिशन लेने का तरीका, ये हमेशा किसी ना किसी एक्सट्रीम हैबिटेट में पाए जाते हैं, नॉर्मल हैबिटेट में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी खास बात, आर्की मीन्स ही प्रिमिटिव होता है। ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, मतलब ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। सबसे पहले आप इसके लिए एक पॉइंट लिखिए, इट इज अ ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया बहुत पुराने बैक्टीरिया का ग्रुप है बच्चे, ये ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। ठीक बात। अगर इवोल्यूशन की बात करें तो ये सबसे पुराने हैं। एक तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं कि ये अर्थ पर आने वाले फर्स्ट, इस प्लेनेट पर आने वाले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। और बेटा जब से ये डेवलप हुए तब से लेके अब तक इन्होंने अपने अंदर कोई चेंज नहीं किया है। मतलब ये आज भी अपने प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ में। इट मीन्स इन्हें हम कह सकते हैं ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। बेटा लिविंग फॉसिल क्यों? इनके साथ वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए। उस टाइम में और भी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे जब अर्थ का इवोल्यूशन हो रहा था। ये उतने प्रिमिटिव हैं और तब से लेके आज तक जैसे डेवलप हुए थे वैसे के वैसे प्रेजेंट है। यानी सबसे पहला पॉइंट आपने क्या लिखा? इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव। इवोल्यूशनरी दे आर प्रिमिटिव। सबसे पहली बात तो ये प्रिमिटिव है। ठीक बात। हम ऐसा मान सकते हैं कि अर्थ पर डेवलप होने वाले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है। वर फर्स्ट बॉर्न ऑन अर्थ। वर फर्स्ट बॉर्न ऑन अर्थ। और आज भी उसी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ में है। इट मीन्स हम इसे क्या बोलें? हम इन्हें बोलेंगे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। हम इन्हें नाम देंगे ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ठीक बात। बेटा ये बहुत ही एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं। इसमें बच्चा हम 3 ग्रुप की स्टडी करेंगे। एक हम बात करेंगे हेलोफिल्स। हेलोफिल्स, हेलो मीन्स हेलोजन लविंग ऑर्गेनिज्म।
यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉल्टी एरिया में रहते हो। एक हम बच्चे इसमें बात करेंगे मैथेनोजन्स की, जो मैथेन कंटेनिंग एरिया में रहते हो। एक बच्चा अपन इसमें बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल्स की, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे रहते हो। तो अगर अपन इतनी एक्सट्रीम हैबिटेट में, बेटा ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में प्रेजेंट है, मतलब हमने इनका नाम ही क्या रख दिया, खतरों के खिलाड़ी। मतलब इनका हैबिटेट जो है वो नॉर्मल तो नहीं होगा। अगर आप इसके रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेटा मोस्टली ये कैसे होते, मोस्टली बच्चा ज्यादातर ये ऑब्लिगेट एंड एरोब है, मतलब ये ऐसे एरिया में प्रेजेंट होंगे जहां पर ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है। यानी ये क्या है, मोस्टली ऑब्लिगेट एंड एरोब। इनकी मैक्सिमम स्पीसीज कैसी होंगी, ऑब्लिगेट एंड एरोब। अगर बच्चे आपसे न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई पूछ ले तो बेटा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ है। न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कीमो ऑटोट्रॉफ है। कोई हमसे ये बात पूछे कि ये नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग क्यों है, भाई ऐसी क्या खास बात है कि आर्की बैक्टीरिया को डोमेन बनाते वक्त एक अलग से ग्रुप दिया गया। हमने पढ़ा था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल वूस का दिया हुआ है। उसमें क्या किया गया था कि इस पूरे के पूरे आर्की बैक्टीरिया को अलग से किंगडम बना दिया गया था। ऐसी क्या खास बात है, ये यू बैक्टीरिया से डिफर क्यों है, लिखना भाई, डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। बच्चे ये यू बैक्टीरिया से अलग है। रीजन, सबसे पहला रीजन लेते हैं अपन इसकी सेल वॉल। बेटा इसकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, इसकी सेल वॉल बनी होती है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड एंड कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। बेटा आप थोड़ा सा याद करो, आपको ध्यान में आएगा कि हमने लास्ट क्लास में जो बैक्टीरिया पढ़ा था उसकी सेल वॉल किसकी बनी थी, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड पॉलीपेप्टाइड की, तो आर्की बैक्टीरिया की बनी है। उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन वर्ड पढ़ा था अपन ने कि जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। तो एक तो बच्चा ये डिफरेंस हो गया। दूसरा बेटा अपन अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो मैडम क्या इसकी सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की नहीं बनी होती, बनी होती है बेटा, इसकी सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लेकिन इसमें ब्रांच्ड लिपिड चेन होता है, ब्रांच्ड लिपिड चेन प्रेजेंट है। मतलब ये हाई टेम्परेचर में सरवाइव कर पाता है ना, तो इसकी मेम्ब्रेन खराब नहीं होती। इसकी मेम्ब्रेन खराब नहीं होती बच्चा, तो ये इतने हाई टेम्परेचर पर इजीली रह जाता है। ये इसका रीजन है, इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। और ये ब्रांचिंग किसकी है, फाइटाइनल साइड चेन की, फाइटाइनल साइड चेन की, राइट। दूसरी बात बच्चे आप एक चीज ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया के पास में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, ठीक बात है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया के पास में जो यूकैरियोट है उसकी होमोलोगस हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये लिखना बच्चे आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेन homologous protein, contain homologous histone protein to eukaryote। बेटा इसमें यूकैरियोट के सिमिलर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट वन। तो बच्चे ये कुछ फीचर्स है ना, ये इसे एक्सट्रीम हैबिटेट में रहने की, सर्वाइवल की कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। ये वो फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट में रह पाता है, ठीक बात है बच्चे। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो वो कमेंट ज़रूर कर सकता है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इनको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक बात है। ये रीजंस ध्यान में रहेंगे ना, ये आप 12th क्लास में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी आपसे पूछा जाएगा
कि आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर क्यों सर्वाइव कर पाते हैं, वहां पे आपको आंसर बच्चे यही वाला देना है, इसके सेल मेम्ब्रेन वाला, ध्यान रहेगा, इसके सेल मेम्ब्रेन वाला रीजन जो है वही आपको लिखना है। अब बच्चे आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो बेसिकली आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं मैथेनोजेंस। नाम से ही पता चल रहा है ऐसे बैक्टीरिया जो ऐसे एरिया में रहेंगे जहां मैथेन गैस डेवलप हो। दूसरे अपन बात करते हैं इसमें हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो ऐसे एरिया में रहेंगे जहां पे बच्चा हेलो मीन्स नमक जाता हो, ठीक बात है। तीसरा बच्चे अपन बात करते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। थर्मोएसिडोफिल्स देखो बच्चा, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, हिमालय पर कुछ झरने हैं जहां पे दिन भर गर्म पानी चलता है बेटा, एकदम बॉइलिंग वाटर आता है वहां पे, क्योंकि कंडीशन क्या है, वहां पर नीचे बॉटम पे सल्फर पहुंच जाता है, उस सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में बदलते हैं ये बैक्टीरिया। इस वजह से वहां का टेम्परेचर जो है वो इतना हाई रहता है। तो 3 तरह के बैक्टीरिया आपने पढ़े। सबसे पहले मैथेनोजेंस, नाम से ही पता चल रहा है, जन यानी प्रोडक्शन, मैथेन यानी मैथेन गैस के प्रोडक्शन करने वाले, यानी कि आपने बोला मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। मैथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ये मैथेन गैस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया है। मैथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। बेटा ये मैथेन गैस कहां बनेगी, थोड़ा आइडिया बताओ। मैडम हमने 12th क्लास में एक बायोगैस फर्मेंटर पढ़ा था, गोबर गैस फर्मेंटर, जिसके अंदर क्या होता है, जितना भी डरबेस होता है वो डाल दिया जाता है, मैथेनोजेंस उस पे काम करते हैं और उसे मैथेन गैस में कन्वर्ट करते हैं। इट मींस ये एक तो पाए जाते हैं बच्चे गोबर गैस फर्मेंटर, बायोगैस फर्मेंटर। एक अपन देखते हैं मार्शी एरिया में। बेटा एक तो मार्शी एरिया लिख लो, दलदली इलाका जो होता है ना मार्शी एरिया, उसके अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। दूसरे बच्चे आपने बोले मार्शी एरिया के अलावा बायोगैस फर्मेंटर, गोबर गैस फर्मेंटर, गोबर गैस फर्मेंटर या बायोगैस फर्मेंटर। और तीसरी कंडीशन बच्चे जो आपने बोली है वो हो जाएगा बच्चे जितने भी कैटल्स होते हैं, कैटल्स के स्टमक का एक पार्ट होता है रुमेन, ये उस रुमेन में पाए जाते हैं। तो आपने बोला रुमेन ऑफ कैटल्स, रुमेन ऑफ कैटल्स। बेटा इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा मैथेनोकोकस, मैथेनोकोकस, मैथेनोबैक्टीरियम, और एक बच्चा जो रुमेन में रहते हैं उन्हें अपन नाम दे देते हैं रुमेनोकोकस, रुमेनोकोकस। बस हमें इतनी बात ध्यान में रखनी है मैथेनोजेंस के बारे में। नेक्स्ट बच्चा हेलोफिल्स। हेलोफिल्स यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सॉल्टी एरिया में रहते हैं, जो कि सलाइन एरिया में रहते हैं, यानी कि आपने बताया ये भी कोई कम नहीं है, प्रेजेंट इन सलाइन एरिया। ये ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे नमक बहुत ज्यादा होता है, ठीक बात। जैसे बच्चे आपने सुना हो डेड सी वगैरह, यहाँ पे नॉर्मल ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता बच्चे। भाई डेड सी क्या है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है उसमें, मतलब वो एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन चुका है। अगर नॉर्मली कोई इंसान उसके अंदर अपना हाथ डालेगा तो उसका सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स इतने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। ये सलाइन एरिया में रहते हैं, नमक वाले एरिया में रहते हैं। बेटा इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि इस बैक्टीरिया के पास एक पर्पल मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में एक पर्टिकुलर पिगमेंट है जो सनलाइट को लेता है, उसे एटीपी में कन्वर्ट करता है। हम इसे कीमो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में ही लेते हैं, पर बेटा वो इतने एक्स्ट्रा पॉइंट है कि उसकी अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमने बोल दिया जो सॉल्टी एरिया में रहे वो हेलोफिल्स है। एग्जाम्पल बच्चे आप इसमें डाल सकते हो, हेलोबैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम। नेक्स्ट अपन लेते हैं बेटा थर्मोएसिडोफिल्स। सबसे पहले थर्मो, थर्मो मीन्स जो हाई टेम्परेचर पे रहे,
आप एक काम करो ना, आप टेम्परेचर लिखो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। मैडम इतने में तो ह्यूमन पूरा उबल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे। नेक्स्ट बच्चे एसिडो। एसिडो मीन्स एसिड प्रोड्यूसिंग। ये सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में बदलेगा, यानी कि जिस एरिया में ये सरवाइव करेंगे वहां की पीएच तो बहुत ही कम होगी। अप्रॉक्स आप मान लो लगभग पीएच 2 है। फिल्स मतलब लविंग, यानी ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये हाई टेम्परेचर एसिडिक पीएच पर रहना पसंद करते हैं। ऐसे कंडीशन कहां पाई जाएगी बेटा? ऐसी कंडीशन होगी हॉट स्प्रिंग्स। बहुत सारे ऐसे हॉट स्प्रिंग्स प्रेजेंट हैं वर्ल्ड में जहां पर इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और बेटा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो हिमालयन रीजन है, उस हिमालयन रीजन के अंदर थर्मो एसिडोफिल्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे अपन इसमें अगर एग्जांपल लें तो अपन एग्जांपल हो जाएगा थर्मोकोकस, सल्फोबोलस। बहुत सारे एग्जांपल अपन इसके अंदर ले सकते हैं। तो बच्चे अपने को आर्की बैक्टीरिया के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि भाई ये खतरों के खिलाड़ी हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ हैं, ऑब्लिगेट एनाएरोब हैं, सेल वॉल यू बैक्टीरिया से अलग है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई है, सेल मेम्ब्रेन ब्रांच लिपिड चेन रखती है, इसमें कुछ हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोट के सिमिलर हैं। ये फर्स्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पर डेवलप हुए थे, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। 3 तरह के हो सकते हैं, मैथेनोजेंस, हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स। डन। तो बेटा ये आपका यू बैक्टीरिया के बाद एक छोटा सा ग्रुप आर्की बैक्टीरिया जो है बहुत ही पुराने, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बच्चे अपन आते हैं एक एडवांस बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से कहते हैं कि हम सबसे एडवांस हैं। लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों? उन्होंने बोला हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ने बोला हम भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो इन बैक्टीरिया ने बोला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन भी इवॉल्व करते हैं। यानी ये बैक्टीरिया जो है ये बाकी सभी बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा डेवलप बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। क्या नाम है बच्चे इन बैक्टीरिया का? इनका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ बच्चे, तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो पता है आपको ब्लू ग्रीन एल्गी को किस में इंक्लूड किया गया था? उस वक्त ब्लू ग्रीन एल्गी को, कब की बात कर रहे हैं हम बात उस जमाने की कर रहे हैं जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चला करता था। हम बात उस टाइम की कर रहे हैं जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन चलता था। बेटा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था? ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया था साइनोफाइसी में। साइनोफाइसी का मतलब ऐसी कोई एल्गी जो ब्लू कलर की हो। नेक्स्ट बच्चे आपने बताया इसको कई बार रख दिया गया मिक्सोफाइसी में। मिक्सोफाइसी में रखने का रीजन बच्चे इसमें मिक्स्ड फूड प्रेजेंट था, इसमें कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी थे और बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी था, इसीलिए आपने इसे मिक्सोफाइसी और साइनोफाइसी में रख दिया है, राइट। पर बेटा बाद में धीरे धीरे पता चला कि ये तो प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट का पता चलने के बाद ICBN ने इसे साइनोबैक्टीरिया नाम दिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक बात है। इसे क्या नाम दिया गया? साइनोबैक्टीरिया नाम दिया गया। बेटा इसके बारे में आप 2-3 बातें ध्यान रखना। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने अर्थ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस की। बेटा अगर आपने फोटोसिंथेसिस थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा हो तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन होती है, एक डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के अंदर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें PS सेकंड काम में आता है। PS सेकंड वाटर की स्प्लिटिंग करता है जिससे ऑक्सीजन बनती है, राइट। तो आपने बताया कि ये वो ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ टू इवॉल्व ऑक्सीजन। मतलब ये फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया है, मोस्ट एडवांस बैक्टीरिया है। तो ये लाइन आप इसका अलग से लिख सकते हो कि ये फोटोसिंथेटिक
ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। अगर कोई भी बच्चा हमसे पूछे कि मैम ये जो बैक्टीरिया हैं ये रहते कहां पर हैं, तो बेटा ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मैराइन वाटर में भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी खास बात ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। पर बच्चे टेरेस्ट्रियल काफी कम होते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिया गया है ना, ये डायग्राम नॉस्टॉक का है। बेटा इस नॉस्टॉक के डायग्राम में एक स्पेशल टाइप की सेल आप सबको दिख रही होगी। ये स्पेशल टाइप की सेल, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम इसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये देखो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स आपको दी गई है। ये नॉस्टॉक की स्ट्रक्चर है बच्चा, नॉस्टॉक की। नॉस्टॉक, एनाबिना, ये इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस फॉर्म में रहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसने ऑक्सीजन इवॉल्व की है फोटोसिंथेसिस के दौरान। बच्चा अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं इट मींस इसमें पिगमेंट भी प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल होंगे बच्चा। तो इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या क्या है? इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? सबसे पहले बच्चा क्लोरोफिल ए, जो कि इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, राइट? कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा बच्चे कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो भी पाए जाएंगे। एक यहाँ पे स्पेशल टाइप के ज़ेंथोफिल प्रेजेंट है, जिसे हम कह रहे हैं R-फाइकोसाइनिन, R-फाइकोइरिथ्रिन। देखो बच्चे, एक तो कैरोटिनॉइड वो इसे येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, हमें पता है कि बहुत सारे कैरोटिनॉइड येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा तो ये हायर प्लांट के सिमिलर फीचर हो गया। नेक्स्ट बच्चे R-फाइकोसाइनिन, ये बच्चा इसके ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, R-फाइकोसाइनिन। और एक होगा बच्चे R-फाइकोइरिथ्रिन, जो कि इसके रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मैम आपके कहने का मतलब है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब दिखने में ब्लू ग्रीन कलर की होगी, बिल्कुल। इट मीन्स इसमें फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल ए का अमाउंट बहुत अच्छा खासा है, बिल्कुल आपको दिख भी रही है ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की भी होगी बच्चा। लेकिन कुछ ऐसी होती है जिसमें फाइकोइरिथ्रिन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। बच्चा यहाँ पे आर मत लगाना, आर रोडोफाइसी को डिनोट करता है। यहाँ पे आपको यूज करना चाहिए साइनोफाइसी के हिसाब से, साइनोबैक्टीरिया के हिसाब से सी। कुछ बच्चे ऐसे भी पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कि रेड कलर के होते हैं। इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी हमेशा ब्लू ग्रीन कलर की हो, कोई जरूरी नहीं है। आपने एग्जाम्पल पढ़ा है बच्चे, आपने एग्जाम्पल पढ़ा है ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडेस्मियम, बेटा ये ट्राइकोडेस्मियम है तो ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक एल्गी है जो ऑक्सीजन इवॉल्व कर रही है, लेकिन ये रेड कलर की होती है, रेड इन कलर, रेड इन कलर। बेटा ये रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं रेड टाइड नहीं बोल रही हूं बेटा, मैं बोल रही हूं रेड सी, ठीक बात है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड सी, बच्चा ये रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रहेगा। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें, जैसे आपको याद है अभी आपने आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, उसके बेसिक पॉइंट क्या थे? मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। उसी तरीके से इनके बारे में भी हम कह रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजन इस अर्थ पर इवॉल्व की, मतलब ये फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। हैबिटेट में बहुत सारे हैं ऐसे ही बच्चा, ये यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं। अगर हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें, तो बच्चे जैसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बात करें तो बेटा ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, और ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं। ये देखो बच्चे, अरे लाइन ड्रॉ हो गई, ओह सॉरी, मैंने जब कलर ही सेलेक्ट ब्लैक कर रखा है तो वो कैसे चलेगा, अब हो जाएगा। हाँ बच्चा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट। तो बच्चे डिफरेंट फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहली फॉर्म जो है वो हो गई यूनिसेल्यूलर। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेल्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट,
कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बच्चा वो कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट, कॉलोनियल, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बच्चा वो फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट है, फिलामेंटस, फिलामेंटस। राइट, डन, कोई इशू नहीं। सबसे पहले अपन बात करें यूनिसेल्यूलर। ये देखो बच्चे, ये मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम बच्चे मैंने बनाया है स्पाइरुलिना का। स्पाइरुलिना यूनिसेल्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और मुझे ये बताओ, आपने एनसीईआरटी में स्पाइरुलिना कहां पढ़ा है? बच्चे आपने स्पाइरुलिना पढ़ा है सिंगल सेल प्रोटीन टॉपिक में। बेटा ये वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटीन का अमाउंट सबसे ज्यादा डेवलप करता है। यानी ये क्या है बच्चा? ये सिंगल सेल प्रोटीन है। इसकी बहुत थोड़ा सा अमाउंट बहुत ज्यादा प्रोटीन डेवलप करेगी। ये सिंगल सेल प्रोटीन है बच्चे, आपने पढ़ा है। हम इसे बहुत इजी कल्चर करवा सकते हैं किसी भी तरीके के वेस्ट वाटर में, पोटैटो प्रोसेसिंग जितनी भी मशीन्स हैं उसके वेस्ट वाटर में हम इसे ग्रो करवा सकते हैं। ये सिंगल सेल प्रोटीन है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। ठीक, नेक्स्ट बच्चे कॉलोनियल। कॉलोनियल में आपने बताया कि कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर म्यूसिलेज की कवरिंग के अंदर गिरी हुई होती है, जिलेटिन की कॉलोनी बनी हुई होती है, उसके अंदर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो लिखिए बच्चा इसके अंदर, इस टाइप से मैंने क्या किया, एक जिलेटिन की कॉलोनी बना ली। इस जिलेटिन की कॉलोनी के अंदर मैंने इन ऑर्गेनिज्म को रख दिया ताकि ये इनको मॉइस्चर मिलता रहे। तो ये जिलेटिनस मटेरियल है, जिलेटिनस मटेरियल है। इसके अंदर वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपने एग्जांपल बोला एनाबिना, एनाबिना, या फिर बच्चे आपने एग्जांपल बोला माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। तो वो इस टाइप से कॉलोनियल कॉलोनी बना के पाए जाएंगे। नेक्स्ट बच्चे अपन बात करें फिलामेंटस। तो फिलामेंटस के अंदर जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसकी बहुत सारी सेल्स जो है वो आपस में मिलके एक फिलामेंट बना के रहेंगी। जैसे कि अपन बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी में एक ऑर्गेनिज्म है ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया। राइट बेटा, इसके फिलामेंट को क्या बोलेंगे अपन? इसके फिलामेंट को अपन बोलेंगे बच्चे ट्राइकोम। इसके फिलामेंट को अपन बोलेंगे ट्राइकोम। डन। तो ये बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी की अलग अलग फॉर्म हो सकती है। अब एक डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो डायग्राम हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। वो नॉस्टॉक का फिलामेंट है बच्चे। तो अपन स्टार्ट करें स्ट्रक्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ये देखो बच्चे, डायग्राम सबको दिख रहा है? ये स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर नॉस्टॉक का। सबसे पहले तो लिखो बच्चे, ये नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक। देखो इसके अंदर दो तीन बातें ध्यान करने की। एक तो आपको कुछ सेल है ना थोड़ी अलग से दिखाई दे रही होगी, जैसे ये सेल आपको बाकी सेल से अलग दिखाई दे रही है। इस सेल को हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। बेटा हेटेरोसिस्ट की अलग से खास बातें जो है वो भी हमें पढ़नी है। ठीक, एक बच्चे इसके ऊपर क्या है, म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जा रही है। बेटा ये म्यूसिलेज की कवरिंग जो होती है ना, इसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग है, म्यूसिलेजिनस शीथ है। ये इसे एक तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड रखती है, जिससे ये सारी की सारी सेल्स जो है ना ये आपस में जुड़ी रहे। चलो, अगर बेटा अगर कोई हमसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछे, कोई हमसे कहे कि आपको ब्लू ग्रीन एल्गी का स्ट्रक्चर बताना है, हम बिल्कुल बता सकते हैं। बच्चा स्ट्रक्चर सबसे पहले आपने बताया ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ लिया था कि बहुत सारी सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं एक फिलामेंट के फॉर्म में। बहुत सारी सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं एक फिलामेंट के फॉर्म में। इस फिलामेंट के चारों तरफ क्या पाई जाती है? म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है, म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है। ये म्यूसिलेज की कवरिंग है। बेटा मैं कुछ सेल को है ना अलग ही कलर कर रही हूं, ठीक है। ये देखो, जैसे मैंने इस सेल को एक अलग ही कवर कर दिया, इस सेल को मैंने अलग से ही कवर कर दिया। ये सेल्स क्या है बच्चे? ये सेल्स हैं हेटेरोसिस्ट।
देखो बेटा, आपको एक बात तो कंफर्म है ना कि ये सारी की सारी सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगी, सारी सेल ग्रीन होंगी, लेकिन बच्चे इसके अंदर ये जो हेटेरोसिस्ट है ना, ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनी है, ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बनी है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, इनके ऊपर थिक वॉल प्रेजेंट होती है, इसके चारों तरफ एक मोटी सी वॉल पाई जाती है। देखो मैं काफी मोटी सी वॉल कर देती हूं इसको, राइट, मैं काफी मोटी सी वॉल कर देती हूँ इसके चारों तरफ। एक ये भी मैंने ली है तो इसके चारों तरफ भी कर देती हूँ। जरूरी नहीं है एक फिलामेंट में एक ही हेटेरोसिस्ट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं बच्चे। तो आपने बताया कि ये थिक वॉल है, थिक वॉल, इसकी सेल वॉल काफी थिक होती है। दूसरी खास बात आपने बताई, ये नॉन ग्रीन है बच्चा, ये नॉन ग्रीन सेल है, नॉन ग्रीन सेल है, मींस ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अगर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तो इनके पास एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होगा, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये वो स्पेशल सेल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज हेटेरोसिस्ट, राइट, दैट इज हेटेरोसिस्ट। बेटा अगर मैं इसकी एक सेल को, मान लो सपोज मैं टीएस कट करूं और इसकी एक सेल की स्टडी करना चाहूं, बिल्कुल कर सकते हैं इसकी एक सेल की स्टडी। बेटा इसकी स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सिमिलर है, स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सिमिलर है। देखो इसके अंदर इस टाइप से 3 लेयर प्रेजेंट होगी, जैसे कि बैक्टीरिया में होती है। ये 3 लेयर प्रेजेंट है बच्चा, जैसे आपने पढ़ा था पहले भी कि बैक्टीरिया में जो 3 लेयर प्रेजेंट होती है, वैसी की वैसी 3 लेयर जो है वो इसमें प्रेजेंट है, राइट, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आपने बताया सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स इसके अंदर पाई जाती है, राइट। उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोइड है, ये भी होगा ही होगा, न्यूक्लियोइड में कोई डाउट नहीं है आपको, ये न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है बच्चे। उसके अलावा बच्चे आरएनए है, साइटोप्लाज्म में आरएनए होगा, 70S टाइप का राइबोसोम होगा। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल चीज क्या पढ़नी है हमें इसमें, देखो बच्चे म्यूसिलेज की कवरिंग है, ये ध्यान है ना सबको कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, जो मैंने ग्लाइकोकैलिक्स बनाया है, दैट इज म्यूसिलेजिनस कवरिंग, that is mucilaginous sheath, mucilaginous sheath, mucilaginous sheath, right, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये म्यूसिलाजिनस शीथ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे हमें ध्यान रखनी है, यहां पे गैस वैक्यूल पाई जाती है। मैं येलो कलर से बना रही हूं बच्चा, ये गैस वैक्यूल सभी जगह नहीं होती है, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है गैस वैक्यूल, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। एक छोटा सा बात और ध्यान में रखें बच्चे, यहां पर थाइलेकॉइड प्रेजेंट है, ये देखो यहां पे थाइलेकॉइड प्रेजेंट है और इस थाइलेकॉइड के अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। नॉर्मली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली कहीं पर भी नहीं है प्रोकैरियोट में। यहां पर आप ध्यान रखना, गैस वैक्यूल और थाइलेकॉइड 2 स्पेशल चीजें पाई जा रही है, ये इसकी सेल में एक अलग से याद रखने का पॉइंट है। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ते हैं बच्चे, इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, कि ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए ध्यान से सुनते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन किसे कहेंगे, सबको पता है। नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदलना, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में बदलना, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। इनके पास कोई स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट होगा, दैट इज नाइट्रोजिनेज। बेटा एक बात आपने पहले ही पढ़ रखी है कि ये नाइट्रोजिनेज है ना, इसे ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते,
इन्हें ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। और बच्चे इसकी सेल वॉल बहुत ही थिक है, तो इसकी थिक सेल वॉल जो है ना वो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट बेटा अगर अपन बात करें, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से करते हैं, सिम्बायोटिक भी और फ्री लिविंग भी। तो आपने बताया ये नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से करते हैं। हाँ बच्चे, दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। एक ये कर रहे हैं बच्चा सिम्बायोटिकली, सिम्बायोटिकली मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में जुड़ के। एक ये कर रहे हैं बेटा फ्री लिविंग, फ्री लिविंग कंडीशन में, फ्री लिविंग कंडीशन में। एग्जाम्पल लगभग कॉमन है, कोई इशू नहीं है, एग्जाम्पल कॉमन है, ठीक है। जैसे इसमें मैं लेती हूं नॉस्टॉक और एनाबिना, एनाबिना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एनाबिना किसके साथ में पाया जाता है? एनाबिना एजोला के साथ में प्रेजेंट होता है, एनाबिना एंथोसिरोस के साथ में प्रेजेंट होता है। एनाबिना जो है ये साइकस के साथ में प्रेजेंट होता है, इन सबके साथ में एसोसिएटेड होता है एनाबिना साइनोबैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। साइकस में तो उस रूट को हम क्या बोलते हैं? कोरेलॉइड रूट बोलते हैं बच्चा, कोरेलॉइड रूट बोलते हैं। एक और खास बात, एजोला जो है ना, एजोला और एनाबिना इसकी जोड़ी जो है बच्चे ये चावल के खेतों को बहुत फायदा पहुंचाती है। एनाबिना एजोला की जोड़ी पैडी फील्ड, राइस फील्ड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। नेक्स्ट बच्चे फ्री लिविंग कंडीशन, फ्री लिविंग कंडीशन में भी एनाबिना फ्री लिविंग कंडीशन में भी कर सकता है, क्योंकि बच्चे इसके पास, क्योंकि बेटा इसके पास नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इटेरोसिस तो है ही। नॉस्टॉक भी कर सकता है बच्चा। एक आपने पढ़ रखा है इंडिया में राइस फील्ड को और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक एलोसिरा नाम का जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ये भी काम आता है बच्चे। ऑसिलेटोरिया भी काम आता है, ऑसिलेटोरिया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक बात बच्चे। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चा, एक छोटा सा पॉइंट मुझे नाइट्रोजन फिक्सेशन पे और डिस्कस करना है, ज्यादा नहीं, छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चे आपसे पूछ लिया जाए इसका फायदा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का बेनिफिट्स क्या है। भाई हमने इतनी देर से ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ा तो इसकी कोई ना कोई यूजफुल एक्टिविटी तो होगी। बेटा इसकी यूजफुल एक्टिविटी की अगर अपन बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। बेटा ये सॉइल की एल्किनिटी जो है ना उसे कम करता है, क्योंकि ये कुछ एसिडिक प्रोटीन सिक्रीट करता है, ठीक बात है। डिक्रीज एल्किनिटी ऑफ सॉइल, डिक्रीज एल्किनिटी ऑफ सॉइल, एल्किनिटी ऑफ सॉइल। उसके अलावा बच्चे स्पाइरुलिना वगैरह सिंगल सेल प्रोटीन है, ये तो यूज है ही। अगर कभी आपसे इसकी हार्मफुल एक्टिविटी पूछ ली जाए, बेटा अगर कभी आपसे इसकी हार्मफुल एक्टिविटी पूछ ली जाए तो ध्यान रखना, एक एक्टिविटी होती है वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम। बेटा कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो पानी में बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं। इनकी ग्रोथ करने के साथ साथ ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं और बच्चे उस टॉक्सिन की वजह से आसपास के ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है और प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता और उस पानी में से स्मेल आने लग जाती है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं वाटर ब्लूम या फिर बेटा आप इसे बोल सकते हो एल्गल ब्लूम। इसका मतलब क्या हो गया? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी डैमेज इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, वहां के रहने वाले ऑर्गेनिज्म को डैमेज कर रहा है। सारे ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे नहीं है बच्चे, कुछ पर्टिकुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है जिनमें से हम नाम लेते हैं माइक्रोसिस्टिस का। तो आप इसमें एग्जांपल पढ़ना बच्चे, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। डन। अब बच्चे इस पूरे मोनेरा में हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म बचता है, जरूर ध्यान से सुनते हैं हम, माइकोप्लाज्मा। बेटा सबसे पहली बात तो इसकी फेमस बातें ही सुन लो।
माइकोप्लाज्मा जो है ये है यूनिसेल्यूलर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। बेटा सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पर अवेलेबल है वो माइकोप्लाज्मा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। आप कहोगे मैम वायरस, विरियोइड, प्रायोन, फिर ये सब क्या है? बच्चे ये लिविंग नॉन लिविंग की कनेक्टिंग लिंक है। मैंने बोला सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट, यूनिसेल्यूलर स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। ठीक बात। दूसरी खास बात आपने बोली बच्चे कि माइकोप्लाज्मा जो है ये लगातार अपनी शेप बदल सकता है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सेल वॉल लेस है ना। देखो सभी बैक्टीरिया के पास में सेल वॉल थी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे डेवलप हुए जिनके पास सेल वॉल नहीं थी। अब ये क्या करें, अपनी शेप बदलते रहते हैं, कभी किसी शेप के बन जाते हैं, कभी किसी शेप के बन जाते हैं। यानी ये सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट है। सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट होने की वजह से लोग इन्हें बोलते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। या फिर बच्चे कुछ लोग इन्हें बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। मैम प्लांट किंगडम नाम यहां क्यों दिया गया? बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन को याद करो, वहां पर माइक्रोबायोलॉजी जो है पूरा माइक्रोब्स, उसको सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से प्लांटी में रख दिया था कैरोलस लीनियस ने। लेकिन अब आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हो, राइट? नेक्स्ट बच्चे आपने बताया इसके बारे में एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई हमसे पूछ ले कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो अगर हम इसकी डिस्कवरी पर बात करें, बेटा दो साइंटिस्ट थे, नोकार्ड और रॉक्स। 1898 में इन दोनों साइंटिस्ट ने कैटल्स में होने वाले प्लूरोनिमोनिया डिजीज की स्टडी की। इन्होंने देखा कि कैटल्स के लंग्स के चारों तरफ जो प्लूरल फ्लूइड है वो इन्फेक्टेड हो रहा है, और इन्होंने देखा कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये कोई अजीब सा प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है जिसकी शेप बदलती जा रही है। ये लगातार शेप बदलते ना अपनी, तो आप इसे प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे इन्होंने देखा कि ये ऑर्गेनिज्म लगातार अपनी शेप बदलते जा रहे हैं, तो इन्होंने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, उस प्लूरोनिमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल, बेटा प्लूरोनिमोनिया डिजीज कॉज की, प्लूरोनिमोनिया इन कैटल्स। तो इन्होंने क्या किया, उस ऑर्गेनिज्म का नाम ही रख दिया PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या रख दिया? PPLO, प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको नाम दिया। नेक्स्ट बच्चे अगर अपन बात करें एक साइंटिस्ट और कौन है? डॉय। डॉय नहीं, प्लांट डॉय एटॉल लिखा है बच्चे, एटॉल कहीं पर भी लिखा हो इसका मतलब साइंटिस्ट और भी थे, पर मेन साइंटिस्ट उसमें डॉय थे। इन्होंने प्लांट में एक डिजीज की डिस्कवरी की जिसका नाम है एस्टर येलो, एस्टर येलो। और इन्होंने उसके लिए कॉजेटिव एजेंट किसको माना? उसके लिए बच्चा कॉजेटिव एजेंट माना माइकोप्लाज्मा को। तो इन्होंने नाम क्या दिया? MLO, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब इसके कितने नाम हो गए? जोकर आप कहते हो इन्हें, PPLO आप कहते हो इन्हें, माइकोप्लाज्मा आप कहते हो, MLO भी आप कहते हो, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर बच्चे अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें तो आपने बोला ये ज्यादातर डीकंपोजर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिजीज कॉज नहीं करते बच्चा, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। देखो आपने देखा प्लूरोनिमोनिया, एस्टर येलो डिजीज कॉज कर रहे हैं ना ये। इट मींस आपने बताया कि ये न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेप्रोट्रॉफ है, सेप्रोट्रॉफ। लेकिन सेप्रोट्रॉफ के भी ब्रैकेट में आप लिखिए फैकल्टेटिव पैरासाइट। बच्चे ये फैकल्टेटिव पैरासाइट है, राइट? फिर बच्चे अगर अपन रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें,
रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन कहें तो बच्चा ये एनएरोबिक कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं, है तो एरोब लेकिन एनएरोबिक कंडीशन में भी रह सकते हैं। मींस ये क्या है, ये है फैकल्टेटिव एनएरोब, फैकल्टेटिव एनएरोब। आपने लिखा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। फिर बेटा एक लाइन आपको एनसीईआरटी में और दी गई है कि ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज करते हैं। बिल्कुल, एनिमल में कर रहे हैं ना पीपीएलओ, प्लांट में कर रहे हैं बच्चा एस्टर येलो। चलो, तो आपने लिखा कैन कॉज डिजीज इन बोथ, कैन कॉज डिजीज इन, कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में डिजीज कर सकते हैं। ठीक बात, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। नेक्स्ट बच्चे अपन अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो बेटा इसकी स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल नहीं है इसके अंदर। ये देखो एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई गई है, इसमें सेल वॉल नहीं है बच्चा। इसकी जो मेम्ब्रेन है, लिपोप्रोटीन से बनी मेम्ब्रेन, बेटा इसकी सेल मेम्ब्रेन ही ट्राई लेयर्ड है, इसकी सेल मेम्ब्रेन ही ट्राई लेयर्ड है, ट्राई लेयर्ड है, राइट। उसके अलावा बच्चे इसमें सॉल्यूबल आरएनए है। बेटा इसका जो डीएनए है ना, इसका जो डीएनए, इसका डीएनए नियरली सर्कुलर है, इसका डीएनए जो है वो नियरली सर्कुलर है। देखो आप खुद देखो बच्चे, आपको इसके डायग्राम में पता चलेगा इसका डीएनए जो है ना वो दोनों किनारों से जुड़ा हुआ नहीं है, नियरली सर्कुलर काउंट होता है। उसके अलावा इसमें राइबोसोम है 70S टाइप का, 70S टाइप का, और सॉल्यूबल प्रोटीन प्रेजेंट है। एक और खास बात ध्यान रखना बच्चे, इसके पास सेल वॉल नहीं है, यानी ऐसे एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल को अफेक्ट करते हैं ये उसके लिए सेंसिटिव नहीं होता। मतलब पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को खत्म करता है। इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो ये कहता है मेरे तो मजे हो गए, मुझे तो कोई मतलब नहीं है पेनिसिलिन से, राइट। तो बच्चे ये नॉट सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी एंटीबायोटिक्स इसे मार नहीं सकता, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो इसे खत्म कर सकते हैं, राइट। तो बच्चे ये ओवरऑल अपन ने मोनेरा के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास में यू बैक्टीरिया कंप्लीट किया था। आज हमने आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा और माइकोप्लाज्मा इस पर स्टडी की। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द वन शॉर्ट वीडियो ऑफ प्रोटिस्टा। थैंक यू।